वेलकम टू माय चैनल वीजा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पकड़ने से पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाइए। मैं चैनल पर ब्लॉग मोटिवेशन बीजा और ब्लॉग लेटेस्ट बना के डालता रहता हूँ जो काफी इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल होता है। सब्सक्राइब कर लिया होना मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो बेल का बटन है जरूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा, मैं कोई वीडियो डालूंगा उससे आप तक पहुंचेगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए और बेल के बटन पर क्लिक जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कंट्री कौन सी बेस्ट है, कनाडा है कि यूएस। तो आज मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सी कंट्री बेस्ट है, कहाँ पे आप जा सकते हो, कहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, कहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये वीडियो मैंने काफ़ी कुछ देख के आपको मैं बताया है, काफ़ी कुछ ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक तो जरूर करोगे। तो कोई भी अगर इस वीडियो को देखता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक के बटन पर क्लिक जरूर करिएगा, लाइक करते हुए कंजूसी मत करिएगा। तो बात करते हैं यूएस और कनाडा के बारे में, कौन सी कंट्री बेस्ट है, कहाँ पे आपको सस्ता पड़ेगा, कहाँ पे आपको महंगा पड़ेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये जो सारा कंपेयर है ये मैं आपसे आईएनआर में बताऊंगा, इंडियन रुपीज़ में बताऊंगा, क्योंकि आपको भी समझ में आ जाए कि कौन सी कंट्री महंगा है, कौन सी कंट्री एक्सपेंसिव है, और मैं सारा जो एक्सपेंस है वो आपको बताता हूँ इंडियन रुपीज़ में। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं खाने की। अगर आप कनाडा में खाना खाते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर तो आपका पड़ जाएगा 1,000 रुपये मिनिमम आपका पड़ जाएगा किसी रेस्टोरेंट किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं। और अगर आप यूएसए में खाते हैं तो भी आपका 1,000 ही पड़ेगा। तो दोनों दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं है, 10-20 रुपए का अंतर भले ही पड़ जाए लेकिन दोनों में सेम है। अगर रेस्टोरेंट में आप कनाडा में खाते हैं या यूएस में खाते हैं तो सेम जो चार्ज पड़ेगा वो सेम पड़ेगा, खाने का जो चार्ज पड़ेगा वो सेम पड़ेगा। उसके बाद मैं डोमेस्टिक बियर की बात करता हूँ। अगर आप यूएसए में कोई बियर लेते हैं तो आपका 350 रुपये का पड़ जाएगा। में आप लेते हैं 350 का पड़ जाएगा। अगर कनाडा में लेते हैं तो भी आपका 350 पड़ जाएगा। तो इसमें भी यूएसए और कनाडा में कोई अंतर नहीं है, सेम प्राइस है। आपको जो प्राइस में कनाडा में मिलेगा वो प्राइस में आपको यूएसए में मिलेगा। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर होता भी है, तो उतना तो चलता रहता है, लेकिन 10-20 के अंतर को मैं अंतर नहीं मानता हूँ, ये तो बहुत कॉमन हो गया। उसके बाद आप अगर दो कंट्री में 10-20 रुपये का अंतर है तो कोई अंतर, विशेष अंतर नहीं है। अगर ज़्यादा अंतर है तो उसको आप कंपेयर करिए। मैं उसके बाद में इम्पोर्टेड बियर की बात करता हूँ। तो अगर आप इम्पोर्टेड बियर अगर आप लेते हो कनाडा में तो आपका पड़ेगा 440 रुपये का, और वही अगर आप लेते हो यूएसए में तो वहाँ पर भी आपको 440 का ही पड़ेगा। मतलब कोई ज़्यादा अंतर नहीं है अगर आप कनाडा में इम्पोर्टेड बियर लेते हो या आप यूएसए में इम्पोर्टेड बियर लेते हो। अगर मैं कॉफ़ी की बात करूँ, कैफेचिनो रेगुलर, तो अगर आप कैफेचिनो रेगुलर अगर आप कनाडा में लेते हैं तो आपका 250 रुपये, और अगर आप यूएसए में लेते हैं तो 300 रुपये। तो कॉफ़ी जो है वो यूएस में महंगा है और कनाडा में सस्ता है। अगर मैं कोक पेप्सी की बात करूं आपसे, तो कनाडा में अगर आप पेप्सी लेते हो तो आपका पड़ेगा 130 रुपये का, और अगर आप यूएस में लेते हो 135 रुपये का। तो इस बात करूं तो दूध आपका 1 लीटर अगर मैं बात करता हूं दूध, तो ये आपका कनाडा में पड़ेगा 148 रुपये का, 140 रुपये का। अगर मैं दूध की बात करता हूँ तो कनाडा में आपका पड़ेगा 141 रुपये का। वही अगर आप यूएसए में दूध लेते हैं तो आपका पड़ेगा 60 रुपीज़ का। तो यूएसए में दूध काफ़ी सस्ता है, अगर देखा जाए तो बहुत सस्ता है कनाडा की जगह, और यूएसए में दूध काफ़ी सस्ता आपको मिलेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ राइस की। अगर मैं चावल की बात करूँ तो अगर आप कनाडा में चावल लेते हैं तो आपका पड़ेगा 220 रुपये का, और वही अगर यूएसए में चावल लेते हैं तो आपका पड़ेगा 280 रुपये का। तो यूएसए में चावल महंगा है और कनाडा में चावल सस्ता है। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ एप्पल की बात करता हूँ। अगर आप सेब लेते हैं कनाडा में तो वो आपका पड़ेगा 240 रुपये का, और अगर वही आप यूएसए में लेते हैं तो 320 रुपये का। तो सेब फल फ्रूट जो है वो यूएसए में सस्ता है और कनाडा में एक्सपेंसिव है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कनाडा में सस्ता है, कुछ चीज़ें हैं जो यूएसए में एक्सपेंसिव है। अगर मैं बनाना की बात करूँ, अगर आप बनाना लेते हैं यूएसए में तो आपका पड़ेगा 110 रुपये का, और कनाडा में अगर आप लेते हैं तो भी आपको पड़ेगा 100 रुपये का। 10 रुपये का अंतर है अगर आप दोनों कंट्री में देख लिया जाए तो वही सेम प्राइस समझ लीजिए, इक्वल प्राइस समझ लीजिए, क्योंकि 5 रुपये दो कंट्री के बीच में डिफरेंट में बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ, क्योंकि। और उसके बाद अगर मैं पानी की बात करता हूँ, अगर 1.5 लीटर पानी अगर आप लेते हैं कनाडा में तो आपका पड़ेगा 125 रुपये का,
और अगर आप यूएसए में लेते हैं तो आपका पड़ेगा 125-130 रुपये का। तो पानी सेम प्राइस मैंने पहले ही बता दिया था आपसे। सिगरेट की बात करूँ, अगर मैं बात करता हूँ सिगरेट की, मालबोरो सिगरेट की बात करूँ, तो अगर आप कनाडा में मालबोरो सिगरेट लेते हैं तो आपका पड़ेगा 900 रुपये का, और अगर आप यूएसए में लेते हैं तो आपका पड़ेगा 550 रुपये का। तो सिगरेट कनाडा में बहुत महंगा है, बहुत ही एक्सपेंसिव सिगरेट है। मालबोरो की सिगरेट कनाडा में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 900 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा अगर आप सिगरेट लेते हैं 20 पैक का, एक डिब्बी सिगरेट लेते हैं तो। और अगर आप यही अगर आप यूएसए में लेते हैं तो आपका 550 में आपको मिल जाएगा। तो सिगरेट काफ़ी एक्सपेंसिव है कनाडा में, और यूएसए में काफ़ी सस्ता है। अगर मैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, वन वे टिकट की बात करूँ, तो आप अगर कनाडा में ट्रैवल करते हैं तो आपका 190 रुपये लग जाएगा, और अगर आप यूएसए में ट्रैवल करते हैं तो आपका 60 रुपये लग जाएगा। तो यूएसए में ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है। और अगर मंथली पास की मैं बात करूँ तो आपको पास कनाडा में मिल जाएगा 5,000 रुपये का, और अगर आप यूएसए में लेते हैं तो आपका पास पड़ जाएगा 4,000 का, 4200 रुपये का। तो पास सस्ता है। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अगर कनाडा से कंपेयर किया जाए यूएसए में, तो यूएसए में ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है। अगर मैं टैक्सी टैरिफ की बात करूँ यूएसए और कनाडा का कंपेयर करूँ, तो जो नॉर्मल टैरिफ 1 किलोमीटर का अगर आप कनाडा में लिया जाए तो 19 रुपये आपका पड़ेगा, और अगर आप यही यूएसए में लेते हैं तो 115 आपका पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन यूएसए में सस्ता है और कनाडा में थोड़ा एक्सपेंसिव है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपार्टमेंट का। अगर आप कोई अपार्टमेंट लेते हैं रहने के लिए सिटी सेंटर में, तो अगर आप कनाडा में लेते हैं तो आपको पड़ जाएगा 75,000 से स्टार्टिंग है 1 BHK एक अपार्टमेंट सिटी सेंटर में। अगर आप वही यूएसए में लेते हैं तो आपका पड़ेगा 95,000 रुपये। तो यूएसए में अपार्टमेंट काफ़ी महंगा है सिटी सेंटर में, कनाडा में थोड़ा सा सस्ता है। और अगर आप आउटसाइड में लेते हैं कनाडा में तो आपका पड़ जाएगा 65,000 में, और अगर आप यूएसए में आउटसाइड में लेते हैं तो आपको पड़ जाता है 75,000 में। तो अगर अपार्टमेंट की बात किया जाए तो आपका कनाडा में सस्ता है, कनाडा में आपको अपार्टमेंट सस्ता मिलेगा और यूएसए में थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा। अगर आप 3 बेडरूम का अपार्टमेंट लेते हैं तो आपका पड़ जाएगा 1,25,000 का, और ये आपका पड़ेगा सिटी सेंटर में। अगर आप सिटी सेंटर के बाहर लेते हैं कनाडा में तो आपको पड़ जाएगा 1 लाख के आसपास। और अब यही अगर आप यूएसए में लेते हैं अपार्टमेंट सिटी सेंटर में तो आपका पड़ेगा 1.5 लाख रुपए में महीने का। और अब क्योंकि जो यूएसए और कनाडा में जो रेंट जो देते हैं वो वीकली देते हैं, जैसे अपने इंडिया में है और कुछ देश में है वहाँ पे मंथली देते हैं, लेकिन यूएस में वीकली पेमेंट करते हैं। तो वहाँ पे वीक का पेमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो यूएसए में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर रेंट की मैं बात करूँ तो, और कनाडा में थोड़ा सा सस्ता है अगर मैं रेंट की बात करूँ तो कनाडा में थोड़ा सस्ता है और यूएसए में महंगा है। तो अगर देखा जाए कनाडा और यूएसए के बीच में, तो यूएसए आपको थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव मिलेगा, कनाडा भी आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा। दोनों का कंपेयर किया जाए तो कहीं कोई कंट्री ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको मिलेगा दोनों के एक्सपेंस में। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मैं उसकी बात करता हूँ सैलरी की। अगर आप कनाडा में काम करते हैं तो आपकी एवरेज सैलरी क्या है, अगर आप यूएसए में काम करते हैं तो आपकी एवरेज सैलरी क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ, नेट सैलरी की बात करूँ आफ्टर टैक्स कटने के बाद, अगर कोई कनाडा में काम करता है तो उसकी जो सैलरी है वो 2 लाख रुपए, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप वहाँ पे कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक ठाक काम करते हैं। जो बेसिक सैलरी है आफ्टर टैक्स कटने के बाद वो मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 लाख से आपको 2 लाख के बीच में आपको मिल सकता है अगर आप कनाडा में काम करते हैं। और अगर यही आप यूएसए में काम करते हैं तो आपको 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में आपको बेसिक सैलरी आपको मिलेगा टैक्स कटने के बाद, जो आपका टैक्स था उसको कटने के बाद। तो अगर बात किया जाए कुल मिला के तो आपका यूएसए में सैलरी ज़्यादा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, कनाडा में सैलरी कम है तो थोड़ा सा चीप है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कनाडा में आपको एक्सपेंसिव है, सैलरी भी कम है लेकिन एक्सपेंसिव है। तो कुल मिला के अगर मेरे हिसाब से अगर कोई पूछे कि कौन सी कंट्री बेटर है रहने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए, मेरी पर्सनल राय क्या है, तो मैं पर्सनल राय मैं अपनी यही दूंगा कि यूएसए बेस्ट है कनाडा से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि यूएसए में सैलरी भी ज़्यादा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन सैलरी ज़्यादा है। तो सैलरी अगर ज़्यादा है तो आप जो खर्चे हैं वो आप अपना एक्सपेंस उठा लोगे। और अगर बहुत ही कंट्री सस्ती है, सैलरी ही नहीं है तो भी दिक्कत है, आप अपना जो एक्सपेंस है वो नहीं उठा सकते हैं। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो यूएसए बेस्ट है। बाकी आप लोग की जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं
कि आपको कौन सी कंट्री बेस्ट लगती है। तो फिलहाल ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।